Reactions of haloalkanes and haloarine, यानी haloalkane, haloalkane और haloarine की रासायनिक क्रियाएं। हेलोएल्केन और हेलोएल्कीन की रासायनिक क्रिया को आज इस सेशन में समझने का प्रयास किया जाएगा। ये सिंपलेस्ट वे है जो इससे हम रासायनिक क्रिया हेलोएल्केन और हेलोएल्कीन की लिख सकते हैं। हेलोएल्केन को RX से लिखा जाता है और हेलोएरीन को ARX से लिखा जाता है। यह R एल्किल समूह कहलाता है और X जो हैलोजन होता है ये फेनिल समूह है और ये हैलोजन है। हम उदाहरण के रूप में C2H5 Br ले सकते हैं, यहाँ उदाहरण के रूप में C6H5 Br ले सकते हैं। तो आज के सेशन में इन रासायनिक क्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे। रासायनिक क्रियाएं बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबरों में पूछी जाती है। तो हम पहली रासायनिक क्रिया यहाँ लेंगे। क्या होता है जब शुष्क ईथरी माध्यम में मेथिल ब्रोमाइड सोडियम धातु से क्रिया करती है। सोडियम धातु से क्रिया करती है, ये हमारा प्रश्न है। इसमें ये माध्यम शुष्क ईथर का है और जो रिएक्टेंट्स हैं, क्रियाकारी पदार्थ हैं, वो मेथिल ब्रोमाइड है और सोडियम धातु है। तो मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र होगा CH3Br और सोडियम धातु हो जाएगा Na और माध्यम जो बनेगा वो शुष्क ईथर का, वो एरो के ऊपर लिखा जाएगा। अब ये रासायनिक क्रिया कैसे होगी समझने का प्रयास कीजिए। हम लीक से हट करके समझने की प्रक्रिया लेंगे। ये सोडियम धातु है, रासायनिक क्रियाओं में ये सोडियम धनायन बनाता है। उसी हिसाब से ये एल्किल हैलाइड है, ये रासायनिक क्रियाओं में CH3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटेगा। तो सोडियम धनायन जो है Br नेगेटिव के साथ NaBr बना लेगा, NaBr। अब बचा ये CH3, ये कैसे संतुष्ट होगा। CH3 में कार्बन की 3 संयुक्ताएं हाइड्रोजन द्वारा पूरी हुई है, एक वैलेंसी इसकी 60 है। तो अब अगर यही CH3 अगर हम डबल ले लें, 2 बार CH3 ले लें, तो दूसरा CH3 इससे अपनी संयुक्ताओं को पूरा कर लेगा। इसका मतलब ये हमको इसको डबल करना पड़ेगा, तो ये डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस रिएक्शन को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ एल्किल हैलाइड जो लिया गया वो 2 अणु लिया गया, सोडियम धातु का भी 2 अणु लिया गया, तो फिर सोडियम जो है ब्रोमीन के साथ संतुष्ट हो जाएगा। जो एल्किल के 2 समूह हैं वो परस्पर जुड़ करके एल्केन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ जो एल्केन लिया गया वो 1 कार्बन का, यहाँ एल्केन जो मिला वो 2 कार्बन का है, इसका नाम एथेन होगा। अब इसको हम इस व्यापक रूप से लें तो ये एल्किल ब्रोमाइड जो है ये एल्किल हैलाइड है, हम इसको RX से ले सकते हैं। यहाँ 2RX हो जाएगा प्लस 2Na, माध्यम शुष्क ईथर का है और यहाँ डबल R हो गया, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX हो गया, ये एल्केन हुआ। ये पूरी क्रिया जो है वुड्स अभिक्रिया कहलाती है।
वुड्स अभिक्रिया, यानी शुष्क ईथरी माध्यम में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया के फलस्वरूप एल्केन बनता है। शुष्क ईथरी माध्यम में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया के फलस्वरूप एल्केन बनता है। ये रासायनिक अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। बोर्ड परीक्षा में वुड्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाती है। ये टिप्पणी 2 नंबर की होती है। तो आप वुड्स अभिक्रिया की परिभाषा में यही लेंगे, शुष्क ईथरी माध्यम में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया फलस्वरूप एल्केन बनता है। ये क्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। अपनी यही बात रासायनिक समीकरण के रूप में यहाँ लिखेंगे। उदाहरण के रूप में कोई एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर देंगे। वुड्स अभिक्रिया की मेन बात यह है कि जितना हम एल्किल हैलाइड में कार्बन लेंगे उसका जस्ट डबल कार्बन का एल्केन हमको मिलेगा। 1 कार्बन का एल्किल हैलाइड लेंगे तो 2 कार्बन का एल्केन बनेगा। 3 कार्बन का एल्किल हैलाइड लेंगे तो 6 कार्बन का एल्केन बनेगा। यानी सम संख्या में कार्बन परमाणु के एल्केन बनेंगे, विषम संख्या में कार्बन परमाणु के एल्केन नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये वुड्स अभिक्रिया से हम 1 कार्बन का एल्केन नहीं प्राप्त कर सकते, 3 कार्बन का नहीं प्राप्त कर सकते, 5 कार्बन का नहीं प्राप्त कर सकते, 7 कार्बन के एल्केन का भी हम वुड्स अभिक्रिया द्वारा निर्माण नहीं कर सकते। केवल 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन ये सम संख्या में कार्बन परमाणु वाले एल्केन का निर्माण होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये मुख्य रूप से बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस अभिक्रिया की सहायता से हम यौगिक परिवर्तन भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मीथेन से एथेन में जा सकते हैं, एथेन से ब्यूटेन में जा सकते हैं। तो इस अभिक्रिया का एल्किल हैलाइड में बहुत उपयोग है। हम दूसरा ले रहे हैं क्वेश्चन। क्या होता है जब शुष्क ईथरीय माध्यम में क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु से क्रिया करती है। क्रिया करती है। ये है हमारा प्रश्न। तो माध्यम हो गया शुष्क ईथर का, जो रिएक्टेंट्स हुए वो क्लोरोबेंजीन और सोडियम धातु हुआ। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl प्लस सोडियम धातु Na। माध्यम हो गया शुष्क ईथर का। वुड्स अभिक्रिया की तरह से ये भी है, इसको डबल कर लीजिए तो ये भी डबल हो जाएगा। ये सोडियम परमाणु क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना लेगा, यानी 2NaCl। बचा C6H5 डबल है यहाँ, तो C6H5 ये सिंगल बॉन्ड C6H5, इसका नाम डाईफेनिल होगा। डाईफेनिल ये बिल्कुल वुड्स अभिक्रिया की तरह से है। इस अभिक्रिया को फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। फिटिग अभिक्रिया ये भी 2 नंबर में टिप्पणी में पूछा जाता है। अब फिटिग अभिक्रिया को अगर लिखना हो तो हम ये कहेंगे कि शुष्क ईथरी माध्यम में एरिल हैलाइड, ये पूरा ग्रुप जो है वो एरिल हैलाइड का है। एरिल हैलाइड वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड था, फिटिग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड। शुष्क ईथरी माध्यम में एरिल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया के फलस्वरूप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। यह क्रिया फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन से डाईफेनिल का यौगिक परिवर्तन का रिएक्शन भी हम इस रिएक्शन की मदद से कर सकते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या होता है जब मेथिल ब्रोमाइड
शुष्क ईथर माध्यम में ईथरीय माध्यम में सोडियम धातु और क्लोरोबेंजीन से क्रिया करती है। बेंजीन से क्रिया करती है। ये माध्यम शुष्क ईथर का हो गया। जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो मेथिल ब्रोमाइड है, सोडियम धातु है और क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र हुआ C6H5Cl प्लस सोडियम धातु Na प्लस मेथिल ब्रोमाइड CH3Br। माध्यम जो है वो शुष्क ईथर का है, शुष्क ईथर। तो फिर वुड्स अभिक्रिया या फिटिक अभिक्रिया के हिसाब से सोडियम को भी डबल कर लीजिए। इसमें से एक सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना लेगा NaCl, और एक क्लोरीन जो है Br के साथ NaBr बना लेगा NaBr। अब बच गया फेनिल ग्रुप और मेथिल ग्रुप, ये परस्पर लग जाएंगे तो C6H5CH3 ये टॉलुइन बन जाएगा, टॉलुइन। इस क्रिया को वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वुड्स फिटिक अभिक्रिया का मतलब ये हुआ शुष्क ईथरी माध्यम में एरियल हैलाइड, ये एरियल हैलाइड हो गया, एरियल हैलाइड ये ग्रुप का नाम हो गया। पर्टिकुलर ये यौगिक हो गया क्लोरोबेंजीन, और ये एल्किल हैलाइड हुआ, एल्किल हैलाइड। ये पर्टिकुलर यौगिक हो गया आपका मेथिल ब्रोमाइड, उसका ग्रुप हो गया एरियल हैलाइड। तो शुष्क ईथरी माध्यम में एरियल और एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया के फलस्वरूप, सोडियम धातु से क्रिया के फलस्वरूप एल्किल एरिल यौगिक प्राप्त होता है। यह क्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अब तक के रिएक्शन में हमने 3 नेमिंग रिएक्शन लिया, वुड्स अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया और वुड्स फिटिक अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हमारा प्रश्न है, क्या होता है जब सिल्वर एसीटेट CCl4 में ब्रोमीन से क्रिया करता है। ये है हमारा रिएक्शन। माध्यम हमारा CCl4 है, माध्यम हमारे जो अभिकारक है वो एक सिल्वर एसीटेट है, एक ब्रोमीन है। सिल्वर एसीटेट का सूत्र होगा CH3COOAg प्लस ब्रोमीन Br2। माध्यम हो गया CCl4। तो सिल्वर धातु ब्रोमीन के साथ AgBr बना लेगा, और ये एल्किल समूह भी ब्रोमीन के साथ एल्किल हैलाइड बना लेगा CH3Br। अब बच गया ये COO, यानी CO2 के रूप में ये मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो हुंसडीकर अभिक्रिया पर अगर नोट है तो ये सिल्वर एसीटेट है, इसका समूह हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल,
कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। CCl4 में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन से क्रिया करता है तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया हुंस-डी कर अभिक्रिया कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो अगला प्रश्न ले रहे, क्या होता है जब प्रोपेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करती है। यहाँ प्रोपेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड दो अभिकारक पदार्थ हैं। प्रोपेन का सूत्र होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। ये असमान यौगिक है, असमान यौगिक, और ये एल्कीन है लेकिन असममित है, असममित एल्कीन। तो असमान यौगिक की असममित एल्कीन से जो रासायनिक क्रिया होती है वो मार्कोनी-काफ के नियम के अंतर्गत चलती है। मार्कोनी-काफ का नियम, ठीक है। यानी असमान यौगिक की असममित एल्कीन से रासायनिक क्रिया मार्कोनी-काफ नियम के अंतर्गत चलेगी। इस नियम में ये कहा गया है कि जब कोई असमान यौगिक किसी असममित एल्कीन से क्रिया करती है तो असमान यौगिक का ऋणात्मक भाग, यहाँ ऋणात्मक भाग Br है, असमान यौगिक का ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन परमाणु से संयोग करता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। तो इस कार्बन के साथ केवल एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन जो है यहाँ CH के साथ लगेगा। ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ ये Br, ये बंध टूट जाएगा तो केवल एक बंध बचेगा, शेष बचा हाइड्रोजन CH2 के साथ लग जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा। यानी ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हुआ, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो जब कोई असमान यौगिक किसी असममित एल्कीन से क्रिया करता है तो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार असमान यौगिक का ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन परमाणु के साथ संयोग करता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। ये मार्कोनी-काफ का नियम है, इसके अंतर्गत ये रासायनिक क्रिया चलेगी। अब इसी प्रश्न को हम दूसरे रूप में लेते हैं। क्या होता है जब ब्यूट 1 इन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करता है ना। तो यहाँ दो अभिकारी पदार्थ हो गए, एक ब्यूट-1 और दूसरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, माध्यम हो गया हमारा कार्बनिक पराक्साइड। तो ब्यूट-1 का स्ट्रक्चर 4 कार्बन, 1 का मतलब एक और दो के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ दो हाइड्रोजन संयुक्ता पूरी करेंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन,
यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन प्लस HBr। माध्यम है कार्बनिक पराक्साइड, कार्बनिक पराक्साइड। कार्बनिक पराक्साइड ये असमान यौगिक है, असमान यौगिक हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। दो अलग भाग हाइड्रोजन और ब्रोमीन दो भिन्न भिन्न भागों से मिलकर के बना है, इसलिए ये असमान यौगिक हुआ। ये एल्कीन है लेकिन असममित है। कार्बनिक पराक्साइड का माध्यम है तो यहाँ एक नियम लगता है, उस नियम को एंटी मार्कोनी कहा या खराइश प्रभाव कहते हैं। खराइश प्रभाव, एंटी माने विपरीत, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या खराइश प्रभाव मार्कोनिकॉफ के ठीक विपरीत है। मार्कोनिकॉफ में ये कहा गया कि जब कोई असमान यौगिक किसी असममित एल्कीन से क्रिया करता है तो असमान यौगिक ऋणात्मक भाग द्विबंधी युक्त उस कार्बन परमाणु से संयोग करता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। ठीक, अब इसका उल्टा होगा, यानी जब कोई असमान यौगिक किसी असममित एल्कीन से कार्बनिक पराक्साइड में क्रिया करेगा तो असमान यौगिक का ऋणात्मक भाग द्विबंधी युक्त तो उस कार्बन परमाणु से संयोग करेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। ये Br नेगेटिव है, ये द्विबंधी युक्त उस कार्बन परमाणु से संयोग करेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम होगी, तो ये हो जाएगा CH2Br। ये बंद एकल रह जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 CH2 CH3, ठीक है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो ये क्रिया जो है एंटी मार्कोनिकॉफ की क्रिया कहलाती है, इसी को खराइश प्रभाव कहा जाता है। हम अगले प्रश्न में चल रहे हैं। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड एसीटोन में सोडियम आयोडाइड से क्रिया करती है? एथिल ब्रोमाइड यहाँ एथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, आयोडाइड नहीं या फ्लोराइड नहीं, कि एसीटोन में सोडियम आयोडाइड से रासायनिक क्रिया का समीकरण लिखिए। यह हमारा प्रश्न है। हमारे पास अभिकारी पदार्थ है एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड, माध्यम एसीटोन है और दूसरा अभिकारी पदार्थ है सोडियम आयोडाइड। हम ले रहे हैं एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस Na, माध्यम एसीटोन, या फिर C2H5Br एथिल ब्रोमाइड प्लस सोडियम आयोडाइड, माध्यम हो गया एसीटोन। यहाँ एल्किल हैलाइड से, ये एल्किल क्लोराइड है या एल्किल ब्रोमाइड है, इनकी सोडियम आयोडाइड से क्रिया है एसीटोन में। तो यहाँ क्लोरीन और आयोडीन का इंटरचेंज होगा, यहाँ ब्रोमीन का आयोडीन से इंटरचेंज होगा, यानी क्लोरीन आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी क्लोरीन के स्थान पर आयोडीन और आयोडीन के स्थान पर क्लोरीन, या आयोडीन के स्थान पर ब्रोमीन और ब्रोमीन के स्थान पर आयोडीन परस्पर स्थानों में एक्सचेंज होगा। ये क्रिया फिंकल-स्टीन क्रिया कहलाती है। इस क्रिया को फिंकल
स्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ C2H5I बन जाएगा और प्लस NaCl हो जाएगा एक्सचेंज होने के बाद। यहाँ C2H5I प्लस NaBr हो जाएगा। यहाँ Ri या यहाँ भी Ri प्लस NaCl या NaBr ये बनेगा। ये फिंकल-स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक क्रियाओं में हेलो एल्केन का अपना एक बहुत बड़ा स्वरूप बनता है जो कि बोर्ड के अच्छे नंबरों को कवर करता है। अब अगले रिएक्शन में जाएंगे। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करता है। यहाँ दो है, एथिल ब्रोमाइड है और सोडियम एथॉक्साइड है। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र हुआ C2H5Br और सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र हुआ C2H5ONa। तो फिर सोडियम धनायन Br ऋणायन के साथ सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा। सोडियम ब्रोमाइड। फिर शेष बचा एथिल और एथॉक्साइड C2H5O C2H5 ईथर का निर्माण करते हैं। यह क्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। तो ग्रुप के हिसाब से ये एल्केन हैलाइड हुआ प्लस सोडियम एल्कोक्साइड हुआ। इसकी रासायनिक क्रिया में ROR प्लस NaX बनता है, ये ईथर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एल्केन हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईथर बनता है। ये क्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। तो विलियमसन संश्लेषण पर हम टिप्पणी भी लिख सकते हैं और एल्किल हैलाइड से ईथर के निर्माण को भी हम इस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हेलो एल्केन की मुख्य रासायनिक क्रियाएं यहाँ प्रदर्शित हुई है। अब हम दूसरा रिएक्शन ले रहे हैं। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड में मेथिल क्लोराइड से क्रिया करती है। इसमें क्लोरोबेंजीन हो गया और मेथिल क्लोराइड हुआ, ये दो अभिकारी पदार्थ हुए। माध्यम निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ये क्लोरोबेंजीन है। ये प्लस मेथिल क्लोराइड है CH3Cl। माध्यम है निर्जल AlCl3।
यह रासायनिक क्रिया बेंजीन नाभिक पर होगी। बेंजीन नाभिक में क्लोरोबेंजीन दो प्रकार के प्रतिस्थापन यौगिक देता है, एक आर्थो और एक पैरा। तो यहाँ जो नाभिक पर क्रिया होगी वो हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन है, ये कुलीन द्वारा HCl में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन की जो संयोजकता है वो पूरी हो जाएगी मेथिल समूह द्वारा। तो इस तरह से यहाँ आर्थो पोजीशन पर और प्लस इसी अनुसार पैरा पोजीशन पर और प्लस जो हाइड्रोजन मुक्त हुए वो 2HCl के रूप में निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये CH3Cl दो ग्रुप हो गए। यहाँ ये O क्लोरोटालुइन है, O क्लोरोटालुइन, और ये P क्लोरोटालुइन है, टालुइन। इस रासायनिक क्रिया में हुआ क्या कि क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन में मेथिल क्लोराइड का योग हुआ, मेथिल क्लोराइड की रासायनिक क्रिया हुई। तो मेथिल क्लोराइड में एल्किल समूह, मेथिल क्लोराइड में एल्किल समूह एरिल हैलाइड के नाभिक में प्रवेश कर रहा है, और प्रवेश की ये क्रिया जो है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हो रही। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल या एसिल समूह, एल्किल या एसिल समूह, एल्किल का मतलब R या एसिल समूह RCO का बेंजीन नाभिक में प्रवेश, का बेंजीन नाभिक में प्रवेश फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट के लिए टिप्पणी के रूप में, उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। कोई एक उदाहरण लिखे तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन नाभिक में एल्किल या एसिल समूह के प्रवेश की क्रिया जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अब हम आगे के रिएक्शन में चल रहे हैं। अगला प्रश्न, क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड CuCl और HCl या CuPr के प्लस ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करती है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हुआ शुद्ध C6H5N2Cl। तो N2Cl से जब रिएक्शन में आएगा CuCl HCl, तो यहाँ नाइट्रोजन का परमाणु जो है रिप्लेस हो जाएगा, यानी C6H5Cl प्लस N2 इनर्ट गैस की तरह से ये काम करता है। हमको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर C6H5N2Cl Q प्लस ब्रोमाइड CuPr HBr से रिएक्शन में लेते हैं, तो यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C6H5Br और प्लस Cl2, यानी ब्रोमोबेंजीन,
बेंजीन, है ना। यह क्रिया सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। सैंड मेयर अभिक्रिया, ये क्रिया सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। यानी डाई एजोनियम लवण की, डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम लवण में क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या क्यूप्रस ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रासायनिक क्रिया में हैलोजनों का परस्पर इंटरचेंज हुआ, ये क्रिया सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। इसी का क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड के स्थान पर अगर हम कॉपर चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो ये क्रिया गाठमान अभिक्रिया कहलाएगी। यानी CuBr आंवलिक HBr के स्थान पर Cu आंवलिक HBr या Cu आंवलिक HCl का प्रयोग करें तो ये क्रिया जो है गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया कहलाएगी। रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल अभिकारी पदार्थों में परिवर्तन आ रहा है, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया ली गई है। अब हम आज के इस क्रम में अंतिम रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं। हमारा प्रश्न है, क्या होता है जब 2-ब्रोमो ब्यूटेन एल्कोहल KOH से क्रिया करती है। 2-ब्रोमोब्यूटेन है और अल्कोहलिक KOH है, ये दो अभिकारी पदार्थ हैं। 2-ब्रोमोब्यूटेन का सूत्र होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस KOH, ये अल्कोहल है, शार्ट में इसको Alc से लिखते हैं। रासायनिक क्रियाओं में ये K प्लस OH माइनस में जाएगा तो K प्लस का उपयोग जो है ऋणात्मक ब्रोमीन के साथ हो जाएगा तो हमको KBr प्राप्त हो जाएगा। एल्कोहलिक KOH में इतना याद रखिए कि OH का उपयोग जल के निर्माण में होगा। अब OH में हाइड्रोजन जुटेगा तब H2 बनेगा, तो हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? इस 2-ब्रोमोब्यूटेन से मिलेगा। तो अब कहाँ से मिलेगा? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, अब इस कार्बन से ये Br हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है जुड़ा होता है, वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। उसके बाद के कार्बन बीटा गामा नीटा इस तरह से होते हैं। तो अल्फा कार्बन से ये दो कार्बन जुटेंगे, बीटा कार्बन है। अब हाइड्रोजन H2 के निर्माण के लिए हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? इसी बीटा कार्बन से आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि CH2 से हाइड्रोजन लें कि CH3 से लें। तो यहाँ एक नियम आता है सेट-ज़ैफ नियम, सेट-ज़ैफ नियम। इस पर हमारा एक अलग से वीडियो है, उस सेट-ज़ैफ नियम को आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब सेट-ज़ैफ नियम के अनुसार से दो बीटा कार्बन में से उस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी। मतलब इसके साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो उसके साथ निकलेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो जाएगी। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक Br ये निकलेगा, संयोजकता पूरी करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। तो CH3 अपनी जगह पर सिंगल बॉन्ड CH के साथ Br था वो निकल गया। अब उसके बाद डबल बॉन्ड
फिर ये CH, इसके साथ हाइड्रोजन निकल गया और सिंगल बॉन्ड CH3, यानी 2 ब्यूटेन यानी ब्यूटीन 2 या ब्यूटेट्रीन। ये सेटजाइफ नियम के अंतर्गत रासायनिक क्रिया ली गई। तो इस प्रकार से हम हेलोएल्केन और एरीन की रासायनिक क्रियाओं को सरलतम रूप में समझ सकते हैं।